गालमाराव हुआ चेदा से नोआ इदी कातेन आज हो पढ़ाव को जहाँ तीन पठुआ मेना को और नोआ साथे नेलोग खान दो नितो नोआ उत्तर प्रदेश और बांग विधानसभा इलेक्शन इदी कातेन हो जस्ती खबर आज ठेन मेना का। सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस चर्चा में। जी जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश को अभी देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा बीजेपी वर्सेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी देखा जा रहा है, एसपी देखा जा रहा है। लेकिन क्या जो भी पार्टी पहले चरण में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा वो क्या उस चीज़ का लाभ ले पाएगा, और जो बचे 6 चरण है उसमें? बिल्कुल, आप जो चीजें कह रहे हैं वो कई बार ऐसा देखने को आता है। ऐसा होता है कि एक जो शुरुआती रुझान होता है या जो शुरुआती प्रभाव है वो पड़ता है इलेक्शन में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं, थोड़ा सा हमें अगर उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो दो अलग तरह की स्थितियां दिख रही हैं। नंबर एक की ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी। तो जो पहला चरण का चुनाव है वो वेस्टर्न यूपी में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जी। ये पिछली बार जो चुनाव में जो सीटें बीजेपी को मिली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो लगभग आपका जो है 53 सीट मिली थी। और जिन जिन सीटों पे चुनाव हो रही है वो लगभग 58 है, 58 सीटों में से लगभग 53 सीटें जो है वो फिलहाल बीजेपी के खाते में है। मसला ये है कि क्या इस जो पश्चिमी क्षेत्र से 9 मंत्री योगी जी ने उस क्षेत्र को दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव साफ तौर पे दिखता है इस क्षेत्र में। चाहे वो मेरठ हो, आगरा हो, आपका बड़ौत हो, मथुरा हो, कैराना हो। और ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां पे बीजेपी का प्रभाव रहा है पूरे 5 वर्षों में, कहीं ना कहीं चर्चा में बना रहा, खबरों में बनी रही है। तो इसका लाभ स्वाभाविक तौर से दिख सकता है, मिलेगा। लेकिन अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या किसान आंदोलन के बाद कितना रुझान रहता है, बीजेपी के पक्ष में कितना वोटिंग जाएगा। जी किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो किसान जो है यानी कि राकेश टिकैत को भी ये कहते हुए हम लोग सुने हैं, ये भी कह रहे थे कि वो बीजेपी के विरुद्ध में प्रचार करेंगे और वो भी किए हैं। उन सब चीज़ों का असर क्या इस बार के इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, इस चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि किसान नाराज है तो लोगों को जाकर ये भी समझा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, बीजेपी की कुछ जो सीटें हैं क्या वो कम हो सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि बीजेपी की सीटें कम होंगी या नहीं। लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में दोबारा से जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है, नंबर 1। दूसरा, ये जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, उस किसान आंदोलन की अगर हम चर्चा करते हैं और पिछले उनके आंदोलन का हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें साफ दिखता है कि किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शुरुआती दौर में जरूर जुड़े थे, लेकिन बाद के दिनों में वहां संख्या बहुत कम रही उस पूरे आंदोलन में। टिकैत साहब का अपना एक बड़े नेता है, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और चीजों को चलाते हैं, किसानों पर उनका प्रभाव है। लेकिन जो युवाओं में जो प्रभाव है, जो युवा किसान है, जो युवा है, वो अभी भी बीजेपी के प्रति ज्यादा रुझान रखते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो बुजुर्ग है, जो वृद्ध किसान है, उनका तो थोड़ा बहुत राकेश टिकैत जी के साथ चीजें जुड़ सकती हैं, लेकिन जो युवा हैं, जो युवा किसान हैं, वो नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बात की, आपने बहुत बड़ी बात की, जिस हिसाब से कहा कि फिर से दोबारा बीजेपी सामने आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से अभी उभर कर आई है, एक हिसाब से कहेंगे उभरना ही, क्योंकि जिस हिसाब से काफ़ी देखा जा रहा था कि बैकफुट में रहेगी, क्या कांग्रेस लीड कर पाएगी, थोड़ा आगे नजर आएगी, क्योंकि काफ़ी एक्टिव दिखी थी। लेकिन चुनाव में कांग्रेस का जगह कहाँ पर है, आपको कहाँ नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए, चुनाव में कुछ दिनों की सक्रियता से वोटर नहीं जुड़ पाते हैं जी किसी पार्टी विशेष से। हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्षों में किसान
कांग्रेस जो पार्टी थी वो आम लोगों के साथ कितना उनका सरोकार रहा, कितना जुड़ पाए, कितने उनके मुद्दों को लेके वो आंदोलन कर पाए या सड़क पर उतरे। हम्म। बहरहाल जो स्थितियां बनी हुई दिखती है उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि कांग्रेस बहुत एक्टिव हम्म। है ना। जी। सपा 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 के पास भी अखिलेश एक बड़ा चेहरा है जो जो पहले से ही मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने स्तर पे काम किया है। तो जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस सपा के बीच है ना। यहाँ हम्म। पे उत्तर प्रदेश में बसपा हाशिए पे है, कांग्रेस भी एक तरीके से वेंटिलेटर पे लेटी हुई दिखती है। जी। जी, ये एक हिसाब से कहा जाए तो, क्योंकि बीच में जिस हिसाब से सक्रिय काफ़ी रहे थे उस समय में देखा जा रहा था, जब हाथरस का मामला हुआ था, उसके बाद लखीमपुर खीरी का मामला हुआ था, उसमें भी नजर आए थे। लेकिन हमारे साथ और एक अतिथि जुड़ रहे हैं, हमारे ट्राइब टीवी के रेसिडेंट एडिटर सुरेंद्र सोरेन जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा उनका आज की इस चर्चा में, क्योंकि जब चुनावी चर्चे हो रहे हैं तो सुरेंद्र जी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। काफ़ी कुछ उनको जो जानकारी है वो भी थोड़ा उनके बारे में, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हम बात करें, अभी यूपी में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन पहले चरण में जो बेहतर करेगा उसका लाभ आगे ले पाएगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूर्य प्रकाश जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगे नजर आ रही है, लेकिन बसपा कांग्रेस ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर टक्कर जो है, कांटे का टक्कर होगा? देखिए, बेशक इस बार कांटे की टक्कर की परिस्थितियां बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार रही पिछले 5 साल का ही की सरकार का ही अगर हम आकलन कर ले तो अ, एक सरकार बनाने के बाद लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं बढ़ जाती है। वो सरकार पर और ज्यादा डिलीवरी करने के लिए उन पर एक प्रेशर होता है। और मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा मुमकिन किसी सरकार के लिए नहीं होता कि वो जनता के वादों पर, जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतर पाए। तो जो एक सिटिंग पोजीशन पे होते हैं, जो सत्ताधारी दल होते हैं, उनके लिए एक अतिरिक्त चुनौती और दबाव वो वातावरण क्रिएट कर देता है। हालांकि उन दबावों को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश नजर आई इस चुनाव के परिदृश्य के पहले भी। और उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है, ना सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से, बल्कि यह कहा जाता है कि पूरे देश का मिजाज जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आती है। और उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार होती है, जिनकी फतह होती है, उनके लिए लोकसभा में भी राजनीति करना थोड़ा रास्ता उनका आसान हो जाता है। तो इस बार के लिए बीजेपी सरकार के लिए चुनौतियां ज्यादा है। और पिछले दिनों जिस तरह से किसान आंदोलन ने जो परिस्थितियां तैयार की है, राजनीतिक परिस्थितियां को भी वो प्रभावित करेगी, ऐसा उम्मीद नजर आता है। और इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए जितना चैलेंजेस है, क्योंकि उनके पास अब पाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर उनके खाते से कुछ सीटें जाएगी तो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम सीटें जिन 58 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, उन 58 सीटों पे ऑलरेडी वो 55 सीटों पे काबिज रहे हैं। और 2-3 सीटें ही विपक्ष के खाते में गई थी, सपा के खाते में गई थी, रालोद के खाते में गई थी। तो इन 2-3 सीटों में अगर कोई इजाफा होगा या कोई नुकसान होगा तो वो विरोधी दल को ही होगा, यानी सपा रालोद के गठबंधन को ही। अगर इधर से कुछ घटता है तो बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने 2017 के इलेक्शन के तेवर को और उस आंकड़े को मेंटेन रख सके, अपने पुराने परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सके। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। जबकि इतने दिनों में, यानी 5 साल के दिनों में, केंद्र की राजनीति से भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि एनसीआर का एरिया है, नोएडा है, ये सब इलाके हैं जो सीधे केंद्र से, या कह सकते हैं दिल्ली से, देश की राजधानी से जुड़ी हुई है। तो सिर्फ राज्य की राजनीति यहाँ हावी नहीं होती, बल्कि केंद्र की राजनीति भी हावी होती है। और पिछले दिनों जिस तरह के मसले खड़े किए गए हैं, जिस तरह के सवाल उठे हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, उन मुद्दों का चुनाव में भी असर नजर आएगा। चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर राम मंदिर का मसला, जो अब तकरीबन बन के तैयार होना है, उनकी भूमि पूजन हुए हैं। और
उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल है, खासकर जो क्षेत्रीय दल है, उनके लिए एक एक बड़ी चुनौती है लोगों का भरोसा, क्योंकि उनके बैकग्राउंड को भी इस बार जो उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, उन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी भुनाने की खूब कोशिश हुई इस उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान। मेरा ख्याल है कि सूर्य प्रकाश जी, आपको भी याद होगा कि अगर सपा की सरकार जब थी तो बिहार के इलेक्शन के टाइम में भी लोग कहते थे जंगल राज वापस आ जाएगा अगर राजद वापस लौट जाती है। तो वही जंगल राज की बात फिर से यहाँ दोहराई गई है। तो उत्तर प्रदेश के शासन में जो एक विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का जो एक बड़ा मामला था, क्या ये फैक्टर बन पाएगा? मुझे लगता है कि सूर्य प्रकाश जी आप बेहतर बता पाएंगे। जी जी, सूर्य प्रकाश जी के पास वही मैं जाना चाहूंगा। एक रिकॉर्ड भी अगर बात करें, वो रिकॉर्ड भी होने जा रहा है। अगर दोबारा से अगर मुख्यमंत्री चुन जाते हैं तो एक हिसाब से रिकॉर्ड बन जाएगा, एक इतिहास भी बनेगा। क्या लगता है सूर्य प्रकाश जी? और उसी के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा थोड़ा, मैं जोड़ना चाहूंगा सुरेंद्र जी का सवाल भी। रिकॉर्ड तो स्वाभाविक है कि योगी जी सरकार बना रहे हैं। ये बेशक सीटें जिस पिछले इलेक्शंस के दौरान जिस तरीके से भारी बहुमत और भारी संख्या से जिस तरह से सीटें उन्हें मिली थी, तो वो उन सीटों में ये स्वाभाविक है कि कुछ कम होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार उतनी ही सीटें मिले। मसला ये है कि क्या जनता विकास के मुद्दों पे वोटिंग करती है या नहीं करती। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक की राजनीति चलती है और जिस तरह का एक वातावरण है, उसमें विकास का मसला कहीं गौण हो जाता है। इलेक्शंस के वोटिंग के दौरान चर्चा पे, मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्रों में उन चीजों का जिक्र जरूर रहता है, लेकिन आप देखिए लगातार पिछले कई वर्षों के जब हम इलेक्शंस को देखते हैं तो वो फिर घूम फिर करके कहीं ना कहीं हिंदुत्व, राम मंदिर और इन मुद्दों पे आता है। तो जो अभी उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है। विकास के मुद्दे पे, जैसे कि सोरेन भाई अपने बता रहे थे कि गाजियाबाद या नोएडा जो है, दिल्ली एनसीआर का एरिया, वो केंद्र की पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी की ठीक ठाक सरकार चल रही है दिल्ली में, और ठीक उसी के बगल में नोएडा और गाजियाबाद है, जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है ना। तो ये दो अलग तरह की स्थितियां हैं। लोगों को लगता है कि दिल्ली में ठीक ठाक सारी चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा, विकास हो रहा है, केजरीवाल की सरकार को बड़ी आइडियल सरकार मानी जाती है। हाँ, इसका मैसेज पूरे देश में है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जब वोटिंग होती है, जब इलेक्शंस होते हैं, तो वो इन मुद्दों पे नहीं हो पाते, विकास के मुद्दे पे नहीं हो पाता है। दिल्ली में हो जाता है, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाता है। तो जो नोएडा गाजियाबाद है, वो अभी भी एक बीजेपी का एक ठीक ठाक कोर वोट बैंक है उनके पास। तो स्वाभाविक है कि ये जो 58 सीटें हैं, इसमें चाहे आप किसान आंदोलन को भी जोड़ के देख सकते हैं, तो टकैत साहब जो है लास्ट के दिनों में वो 500 लोगों को लेके बैठे हुए थे, है ना। ऐसा नहीं कि वो आंदोलन था। और उनके टकैत साहब के साथ जो लोग जुड़े हैं वो एक अलग ग्रुप के, एज ग्रुप के लोग हैं, एक अलग वर्ग है ना। तो जो अभी तक जो युवा है वो बीजेपी से सीधे कनेक्टेड है, उनको और कोई विकल्प भी नहीं दिखता है। और लगातार इन जो दिनों में जिस तरीके की लगातार जो अलग अलग तरह के मुद्दे आए, इशू बने, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। और ये हमें चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगा। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी की स्थितियां थोड़ी सी किसान आंदोलन और दूसरे कारणों से कह सकते हैं कि कमजोर हुई थी, लेकिन वो एक अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो चुनाव इलेक्शन चल रहे हैं, इस दौरान ये फिर मजबूती से खड़ी। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जो परिस्थितियां इस वक्त है वो ज्यादा फेवर करेगी शायद विरोधियों को, क्योंकि जो विकास का मुद्दा पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। बेशक इस बात को अब तमाम राजनीतिक दल समझने लगे हैं, और इसलिए अब विकास की बातों की बजाय गैर जरूरी बातों पर, यानी जो समाज से को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, युवाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, उनकी शिक्षा की बात की जाती है, रोजगार की बात की जाती है, या महंगाई की बात की जाती है। इस तरह की मुद्दों पर अब जब चुनाव नहीं हो रहे हैं, या इन सब मुद्दों को चुनाव के दरमियान, चुनावी भाषणों के दरमियान या चुनावी बातों के दरमियान जब निकाल दिया जाता है,
तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है हिंदुत्व का फैक्टर, क्या इस बार भी वही तस्वीर नजर आएगी? मुझे ये थोड़ा समझना इस बार के इलेक्शन के दरमियान का। जी, आप जिस हिसाब से कह रहे हैं ये फैक्टर रहता है, वो रहता ही है, लेकिन क्या इस बार जो सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं उस हिसाब से शायद वो कहीं ना कहीं वो ये जो मुद्दे सब होते हैं, जब चुनाव नज़दीक आ जाता है, चुनाव सिर पर होता है, उस समय में ये मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। ये रोजगार के मुद्दे हो, अगर हम बात करें डेवलपमेंट के मुद्दे हो, ये सब सामने नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो आखिर में आ ही जाता है किसी भी तरह से। राम मंदिर का मुद्दा हो और उसके साथ साथ कई और चीज़ें मुद्दे और ऐसी मुद्दे जिससे कि जो पहले जो शुरुआत हुई होती है, जो जिन मुद्दों से यानी कि रोजगार से शुरुआत हुई होती है या फिर और कुछ चीज़ें होती है उनसे शुरुआत हुई होती है, शिक्षा से स्वास्थ्य से सबसे शुरुआत हुई होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रास्ता खो देती है बीच में। उनका सूर्य प्रकाश जी का ये कहना था यहाँ पर। सुरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो चेहरा है वो युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। उन्हें बतौर प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाता है, या ये माना जाता है कि भविष्य में होने वाले आने वाले दिनों में वो बतौर मोदी जी की जगह योगी जी ले सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं। तो योगी जी का व्यक्तित्व का एक अपना आकर्षण है। उस आकर्षण है, उनकी अपनी एक तरह से काम करने की शैली है, उनके ये युवाओं को लुभाता है। उत्तर प्रदेश की युवाओं से आप बात करिए तो उनको योगी जी का चेहरा ज्यादा पसंद आता है। अब उसके पीछे तमाम कारण है, फैक्टर्स हैं, वो चीजें हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश के पास योगी जी हैं। अखिलेश जी उस तरीके से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद चेहरा नहीं बन पाए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या अब सपा में अंदरूनी बड़ी कलह है ना, उनमें जिस तरीके की टिकट को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के चला, ये भी फैक्टर्स हैं। अपना दल एक अलग तरह के पटेलों के बीच अपनी बढ़त बनाई हुई है, जगह बनाई हुई है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं योगी जी के व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे लगता है कि वो दोबारा सरकार बना सकते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर बात करें तो उसी हिसाब से गणित का थोड़ा प्रयोग किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत नज़र भी आ सकता है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जिस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, कल्पना परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर अगर बात करेंगे कि थोड़ा किस हिसाब से कहा जा सकता है वोटिंग पे क्या असर है, थोड़ा जब कुछ समय और बीतेगा नज़र आएगा। अभी तक तो 20% से थोड़ा ज़्यादा ही वोटिंग हुआ है, अभी पोलिंग हुआ है, तो उस हिसाब से और थोड़ी देर बिल्कुल हम लोग थोड़ी देर के बाद इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर से लाइव है, वहाँ पर चुनावी सफर में गए हैं, तो वहाँ से क्या कह रहे हैं थोड़ी देर सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। पहले कभी हुआ था क्या? ऐसे काम हुए थे क्या? इतने जल्दी से होते थे क्या? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है। भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था, उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है।
मारा मंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर खन लई सदर थाने विरोधी दल को चेतान रे कथा रोड़े थान मेनखान नोआ जगह रे जहां जहां कथा को ले उतना कथा मिट लेकाते मेन लेखान मा गानों कना ना साथे चसी को जहां मेना कोआ उनको कोआ कथे ले थान किछि घड़ी लहा रे गालमाराव कान तहानी सुरेंद्र गंके और साथ सूर्य प्रकाश गंके इंसला ताहे कना किन उनकिन के लई सदर थान चे लेका हिसाब ते नोआ रेना एसेर जुरुआ उनकिन नितो इंसला जपड़ा कते मेना किना मेनखान अकिना कथा जदी मिट घड़ी भीतर लई लेखान तो जतो खन जस्ती नितो नेल हुई खान दो पुइलू धाप रे जहां भोट न्यूरुआ ओना ना एसेर दो दोसार तेसार धाप जहां को हिजुआ आर तुरुई गोटाम बकी ताहेना ओना कोरे हो नेल दाड़ेहा आर नितो मिटटांग इतना फायदा मेना आका हुई दाड़ेहा बीजेपी लगिनते चेदा से उनको दो नितो मेना को मिटटांग आको जितकर पोजीशन रे मेन उनका हुई कना ओना इदी कता नोआ रना लेखा जोखा में उनका आगे मैंने बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का फिर से। और मैं शुरुआत थोड़ा करना चाहूँगा सूर्य प्रकाश जी से। सूर्य प्रकाश जी, जिस हिसाब से अगर बात करें अभी सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जहां पर चुनाव हो रहा है, जहां पर वोटिंग हो रहा है, उसके बगल में जाकर चुनाव प्रचार करने से कितना इसका कुछ असर पड़ेगा लोगों के ऊपर? और गलत तो है नहीं, लेकिन कितना असर पड़ता है? पूर्व तक सीमित नहीं है और जिस तरीके से मीडिया का एक अपना क्षेत्र है और विकास है, उसके हिसाब से सहारनपुर में बेशक से उनका चुनावी सभा चल रहा है, लेकिन वो जो मैसेज है, जो उनकी संदेश है, वो पूरे देश भर में सुना जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं प्रभावित करती ही है चीजें। और मेरा मानना है कि ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि सहारनपुर में पहले चरण में चुनाव है ही नहीं। जो चुनाव है वो मेरठ में है, बागपत में है, गाजियाबाद, नोएडा, है ना, बड़ौत, बुलंदशहर, इन जगहों पे, मथुरा में। जी 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 थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं कितने परसेंट की वोटिंग हुई। अगर शामली की बात करें तो एवरेज वोटिंग आप देख सकते हैं 22.83%, और उसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर में अभी तक 22.65%, मेरठ में 18.54%, उसके साथ बागपत में एवरेज वोटिंग की अभी तक बात करें जितना हुआ है उसमें 18.24%, हापुड़ में 22.80%, गौतम बुद्ध नगर में एवरेज की बात करें तो 19.23%, और बुंदलशहर में 21.62%, अलीगढ़ में 17.91%, और गाजियाबाद की अगर बात करें 18.24%, हापुड़ में अभी तक 22.80% का वोटिंग हुआ है। गौतम बुद्ध नगर की बात मैं कर रहा था 19.23। अभी समय काफ़ी बचा हुआ है और शायद जब बात करेंगे कि 12 बजे के बाद, यानी कि अभी शायद और ज़्यादा जो वोटर हैं नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी की अगर बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है। उम्मीद शायद सबको होगा कि सभी पार्टियों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। जिस हिसाब से शामली का अगर देखेंगे अभी तक 22.83% ही हुआ है, मुजफ्फरनगर में 22.65%, यानी कि अभी 25% से भी नीचे है अगर अभी तक वोटिंग यानी कि पोल परसेंटेज की बात करें तो। मैं फिर से आना चाहूँगा सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी, जिस हिसाब से अभी वोटिंग का प्रतिशत देख रहे हैं, ज़्यादा उत्साह नज़र शायद नहीं आएगा अभी तक में। 20% शायद उम्मीद थी, थोड़ा 30-40 के करीब करीब। अगर ज़्यादा लोग वोट नहीं करेंगे तो फायदा किसको हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, अमूमन राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक पंडित यही मानते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम होता है तो सत्ताधारी दल को इसका नुकसान होता है, सत्ताधारी दल को इसका फायदा होता है। मैं उल्टी कह गया था। तो वोटिंग का रेशियो अगर ज्यादा जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये देखा जाता है कि मॉब जो है या वोटर जो है वो सत्ता के अगेंस्ट निकल करके आ रहे हैं या सत्ता के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। ये अब उन्हें ऐसा माना जाता है। ये कोई जानी मानी या एकदम प्रूव्ड थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा संकेत माना जाता है, देखा जाता है। तो अभी हालांकि ये देखा जाता है कि या तो वोटिंग का स्पीड जो है, वोटिंग का रेशियो जो है वो या तो मॉर्निंग आवर में होता है या इवनिंग आवर में होता है। दोपहर के वक्त में थोड़ी वोटिंग की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। हालांकि 1 बजने को है, अब 1 बजे की
जो प्रतिशत आएंगे ये काफी कुछ तय कर पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिड सिचुएशन होंगे, यानी आधे वक्त गुजर चुके होंगे, आधे वक्त बचे होंगे। यानी 1 बजे का जब वोटिंग का प्रतिशत आएगा अब से कुछ देर बाद, अगर वो 30 के करीब के आंकड़ों को लांघ जाता है, हालांकि अभी तक मेरा अंदाजा है कि सुबह 9 बजे तक तकरीबन 10% के आसपास मतदान हुए थे, 11 बजे के वक्त में 20% के मतदान हुए थे, 1 बजे के वक्त में अगर वो 30 के आंकड़े को पार कर जाता है तो ये एक एवरेज ट्रेंड कर रहा है वोटरों में। हालांकि अब तक जो मीडिया से खबर मिल रही है उसके मुताबिक वोटिंग को लेकर के अच्छा खासा उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। यह उत्साह कितना वोटिंग के प्रतिशत को में इजाफा कर पाएगा, फिलहाल यह देखने के लिए आधे वक्त बचे हुए हैं। लेकिन वोटिंग के दरमियान जो सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक मिथ्या या ये कह सकते थे कि किंवदंतियां बनकर रह जाएंगी इस बार की वोटिंग के दरमियान, क्योंकि अब तक शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। देखते हैं यह ट्रेंड बरकरार रहे। हालांकि कुछ थोड़ी बहुत झड़प की खबर आई थी जिसे बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत कहीं पे ईवीएम की भी अगर बात करें, थोड़ा जहां पर दिक्कतें थी उसको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, डीएम ने कहा था। लेकिन मैं और थोड़ा एक चीज जानना चाहूंगा इस चीज में सूर्य प्रकाश जी, काफी जगहों में अगर देखा जाए पिछले बार के रिजल्ट को देखा जाए तो काफी जगह में सेकेंड बेस्ट आई थी, दूसरे स्थान पर आई थी समाजवादी पार्टी और बसपा, यानी कि सपा और बसपा दूसरे बेहतर दल होकर उभर कर आए थे पिछले साल। लेकिन इस बार थोड़ा सा शायद उस चीज को बदल भी सकते हैं और कुछ जगहों में शायद बदल भी सकता है। आपको अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी वो जगह होगी सबसे ज्यादा जहां पर थोड़ा बहुत बदल सकता है, जहां पर समाजवादी पार्टी का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन हो सकता है? पहले तो मैं आपको ये ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी बात हो रही थी वोटिंग को करके कि शुरुआती दौर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 20% के आसपास वोटिंग हो रही है। आमतौर पर लगभग ये 18 से 20-22% की आ रही है। तो उसकी एक बड़ी वजह है कि आज जो मौसम है या अभी जो पिछले कुछ दिनों के जो मौसम है वो बहुत सर्दियों का रहा है ना, बर्फबारी हुई है उसके आसपास के इलाकों में और वो सर्दी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो अब एक तो सर्दी ज्यादा है, अब मुझे लगता है कि जैसे ही धूप खिल के आएगी वैसे ही वोटरों के परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा, वो बूथ पे काफी उनकी संख्या बढ़ सकती है। दूसरा एक बड़ा वजह ये भी है कि लोग सुबह सुबह कामकाज और किसान है, किसानों को खेतों में जाना, उनको आपका दफ्तर बेशक से बंद हो लेकिन खेत नहीं बंद है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने खेतों की ओर जाएंगे और लौट के आएंगे और फिर सुनहरी धूप में वो कतारों में खड़े होकर के अपने 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 जो भी उनके प्रत्याशी होंगे उनको वो वोट करेंगे। तो ये जो 20% जो शुरुआती दौर का जो धीरे धीरे हो रहा है वो दोपहर तक मुझे लगता है कि उसमें बहुत तेजी आ जाएगी, उसमें संख्या में इजाफा हो जाएगा। और जहां तक आपने बात किया कि वेस्टर्न यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या है ना, किन इश्यूज पे लोग जा सकते हैं या वोटर किधर जाएंगे, तो 2-3 बड़ी वजह है। एक तो आप देखिएगा कि पूरे वेस्टर्न यूपी में लगभग 100 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जाट जो वर्ग है वो प्रभावित करता है। लगभग वेस्टर्न यूपी में यह कह लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में 17% वोटर जो है वो जाट है। तो ये जो जाट वोटर है ये भी अपना एक चुनाव में प्रभावित करते हैं, ये स्पष्ट है। जाटों का प्रभाव रहेगा जी सुरेंद्र जी, जाटों का प्रभाव रहेगा। और उसी के साथ साथ मोदी जी ये भी बात कर रहे थे, तभी कह रहे थे कि किसान, गन्ने किसान की बात कर रहे थे। किसान तो मुद्दे में है, क्या लगता है आपको सुरेंद्र जी, जाटों का प्रभाव, किसानों का मुद्दा किस तरफ नैया जा रही है, किस तरफ लोगों का मत जो है जाएगा, मतदान करेंगे किस तरफ, आपको क्या लगता है
टक्कर तो आपने तभी ही कह दिया था कि कांटे का टक्कर है। बिल्कुल। देखिए, ये जरूर है कि कुछ प्रभाव जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सवाल यह भी हो जाता है कि विकल्पों के चुनाव का, तो विकल्पों के चुनाव के वक्त में इस बात का भी ख्याल वोटर रखते हैं कि बेहतर से बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। जी। हालांकि आंदोलन का थोड़ा बहुत असर तो जरूर रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस बदलाव के दावे कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी योगी सरकार के जो दावे हैं, उन दावों की हकीकत को परखने का वक्त है। जो सत्ता में रहती है वो उनके पास अपने दावे होते हैं, अपने वादे होते हैं, और फिर 2022 के कुछ नए वादे उसमें शामिल हो गए हैं। तो इतना जरूर है कि वोटरों के लिए यह जब चुनाव का वक्त होता है तो ये लड़ाई का मैदान से अलग, ये एक अलग लड़ाई होती है। यह राजनीतिक लड़ाई हो जाती है, मुद्दों से अलग हट करके, और खासकर इसी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है इलेक्शन की तरफ से, राजनीतिक दल की तरफ से इलेक्शन के दरमियान। इसकी कोशिशों को परखने का ही तारीख है। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जाट की जो जाति है, ये वो सबसे बड़ा फैक्टर इन फर्स्ट फेज के दौर में एक बड़ा फैक्टर वो साबित हो गए। अब जाट की जो तबीयत है, जाट की जो मुद्दे रहे हैं, किसानों कुछ के दिन मुद्दे पहले रहे हैं, अमित शाह जी भी गए हैं। थे जाटों को मनाने, कह सकते हैं, उनके साथ बातचीत करने, क्योंकि वो उसमें नजर आ रहा था कि थोड़ा जाटों को मनाने जा रहा है। लेकिन घोषणा पत्र की अगर बात करें, 9 ऐसे मुद्दे हैं जो कि सपा और भाजपा के दोनों के समान नजर आते हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर, और उसके साथ साथ अगर सिंचाई के लिए बिजली को लेकर, उसमें भी एक दूसरे से कांटे की टक्कर वहाँ पे भी घोषणा पत्र में भी नजर आ रहा है। और जो गन्ना किसान है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, काफ़ी बड़ा फैक्टर है अगर बात करें उत्तर प्रदेश की। और क्या लगता है सूर्य प्रकाश जी, गन्ना किसान जो है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है? गन्ना का सार्थक मूल्य को लेकर या भुगतान को लेकर के योगी सरकार ने अपने स्तर से काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया और आसानी से जो उनके खाते में पैसे आ जाते हैं, तो ये चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न क्षेत्र के जो किसान है उसमें बहुत संपन्नता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो छोटे किसान नहीं, वो बड़े बड़े स्तर के किसान है, संपन्न किसान है, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती नहीं है आर्थिक के। तो ये जो किसान के जो गन्ना का मूल्य का मसला रहा और भुगतान का, ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल में सरकार ने किया हुआ है। जो मुझे लगता है कुछ क्षेत्र में पलायन का एक मसला था, तो ये शायद एक पलायन वाला इशू, जैसे शामली है, कैराना है, इन क्षेत्रों को वो प्रभावित करेंगे। लेकिन ये आपको मैं बताऊं कि बसपा से हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी पिछले चुनाव में वो जीते हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से जो मुकाबला है वो बसपा को भी बहुत से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो बड़े किसान नेता थे उनका जो एक अपना दखल रहता था, वो दखल इस चुनाव में नहीं दिख रहा है, चाहे वो टकैत साहब हो या दूसरे। तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को साफ तौर पे मिलेगा। जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा हो सकता है बीजेपी को, सुरेंद्र जी। लेकिन काफी अगर इस बार की बात करें तो काफी नोकझोंक रही है और दोनों दल काफी कोशिश किए हैं, और पहले भी कह रहे थे कि बसपा और कांग्रेस कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। उसी के साथ साथ AIMM का थोड़ा एंट्री हुआ था, उसके बारे में भी काफी चर्चा हुई, लेकिन काफी वो लोग काफी दूर नजर आ रहा है इन चीजों से। कहीं ना कहीं जो विरोधी दल सब है वो कमजोर कमजोर नजर आ रहे हैं, जिनका पहले काफी ज्यादा प्रभाव होता था। इसका फायदा भाजपा को कितना मिल सकता है? बेशक ये ओबीसी एक फैक्टर बनते उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम वोटर भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन
जो आरक्षण का मुद्दा है, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि अलीगढ़ के खैर विधानसभा के कुछ गांव में लोगों ने जमीन के मुद्दे को लेकर के और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कालियापुर बूथ में और मथुरा के मांट विधानसभा के नगला सपेरा गांव के लोगों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वोट का बहिष्कार कर दिया है। वोट वो नहीं देंगे। आरक्षण का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ही सपेरा जाति ने कहा है कि उन्हें SC/ST की मान्यता चाहिए थी, जो नहीं मिली। इस मान्यता के नहीं मिलने की वजह से वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। तो वो मुद्दे जो चुनाव के मंच पे नेताओं के भाषणों में झलकते थे, वो मुद्दे अब वोटरों के हाथ में चली गई है। वोटर ने अब उसे कैच कर लिया है। अब वो इन मुद्दों को लेकर के अपने वोट तय करने वाले हैं, या कम से कम वेस्टर्न यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर तो आज उन्होंने तय कर लिए होंगे, और जिन्होंने मतदान कर लिया होगा वो तय कर चुके होंगे, और जो मतदान करने नहीं पहुंचे हैं वो तय कर रहे होंगे, रास्ते में होंगे। जी बिल्कुल। थोड़ा सा हापुड़ की बात कर रहे थे सूर्य प्रकाश जी, विजयपाल आर्टी की बात बोल रहे थे, जो वहां पर गए हैं समाजवादी पार्टी से बीजेपी में। ये सब चीज़ों का भी कितना ज़्यादा असर रहता है, ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ें जब कोई दल बदल कर जाता है तो वहाँ पर पहले से अगर वहाँ पर कोई कैंडिडेट है, बेहतर विकल्प होता है, वो अगर दूसरे पार्टी में चला जाता है तो काफ़ी समय में देखा गया है कि वोटर्स जो है वो भी उसी के साथ साथ चले जाते हैं। बिल्कुल इसका जवाब मैं लूँगा, लेकिन थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। इस ब्रेक के बाद जब आऊँगा बिल्कुल इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जिरोते अंते सनाम को सगुंधरा मार गालमारा जहां मेना ना तोंगे मेना आका मेनखान हिंदी ते गालमारा हुई कना ना हिसाब ते बड़ाय हो ᱧᱟᱢᱚᱜ कना कई लेकाते चेत लेका नितोगा ऑक्तो नितोगा हालचाल मेना आका चेत हुई कना यूपी रना पुइलु धाप रना बाछनाव रे जुदी ñेल हुई खान दो पुइलु धाप रना बाछनाव चेतान रे जहां लेकाना एटा मेन दो एटा धाप रना तुरुई गोटान धाप रना बाछनाव मेना आका ओना रना बाछनाव चेतान रे तीन एसर ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ। ᱮᱥᱮᱨ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ नेता पेड़ा जो तखन पुलिस रे सुरेंद्र सोरेन गोंके मना गया, सूर्य प्रकाश गोंके मना गया। जी सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे उसके ऊपर में थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। जिस हिसाब से MSP का वादा दोनों दल कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि 14 दिनों के अंदर भुगतान हो जाएगा, सपा कह रही थी कि 15 दिनों के अंदर भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर भी टक्कर हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्व जो है वो किसानों को दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें जो वोटिंग की, अगर मैं थोड़ा सा बात कर रहा था, अगर कम वोट होते हैं तो सुरेंद्र जी ने कहा कि ज़्यादा फायदा जो अभी सत्ते में दल है उसका फायदा होगा। आपको क्या लगता है उसको कितनी फायदा होगी? और जो भी नहीं आएंगे वो जो वोट है वो क्या भाजपा को जाएगी या विरोधी दल के खाते में गिरेगी? वो जो वोट सब नहीं आ रहे हैं, वोट देने जो लोग नहीं आ रहे हैं, उसका फायदा किसे होगा? देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि वेस्टर्न यूपी में जो मौसम है वो सर्दी अभी ज्यादा पड़ रही है वहां, और ठंड की वजह से लोग देर से उठते हैं, देर से निकलते हैं, या खेतों में कुछ जो किसानों खेतों की ओर जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के जो अभी 20% 22% की जो वोटिंग परसेंटेज है वो स्वाभाविक है कि अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं, तो अब परसेंटेज बढ़ने लगेंगे। तो ये शाम तक एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि वोटिंग का जो परसेंटेज था वो कितना रहा। दूसरी बात, घोषणा पे तो सपा ने ये भी कहा है कि बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। तो सिर्फ गन्ना ही क्यों, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगा कि भाई सपा के जो दावे हैं वो 300 यूनिट जो है वो फ्री की बात की जा रही है। तो घोषणाएं तो सरकार करती रहती है, लेकिन उस पर अमल कितना लाया जा रहा है या किया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गन्ने के मूल्य को लेकर शुरुआत आज का इशू नहीं है, बहुत पुराना इस तरह के मुद्दे किसानों के रहे हैं। सामर्थ्य मूल्य को लेकर के हुआ है, भुगतान को लेकर होता रहा है, और इसको बहुत हद तक पिछली सरकार, योगी सरकार ने सॉर्ट आउट भी किया हुआ है। तो बार बार अब 15 दिन 14 दिन का स्वाभाविक है, ये सरकार के सामने ये चुनौतियां हैं, और मुझे लगता है उन चुनौतियों को जो योगी सरकार है
वो कहीं ना कहीं आसानी से उसको सुलझा लेगी, चाहे वो बातचीत के तरीके से या दूसरे अपनी जो जिस तरीके की घोषणा की गई है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषणा मात्र कर देने से या घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में कुछ लिख देने से वोटर चला जाता। अगर आप कांग्रेस के भी घोषणा पत्र देखिए, सपा का घोषणा पत्र देखिए, बसपा का घोषणा पत्र देखिए, तो बहुत सारे वादे रहते हैं, दावे होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि प्रशासनिक स्तर पे किस तरीके से काम किया जा रहा है या हो रहा है। पिछले जो 5 वर्ष में जिस तरीके से योगी सरकार ने प्रशासनिक तौर पे जो काम किया है, वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा सा फ्रंट पे आकर के और एग्रेसिव मोड में आकर के जिस तरीके से प्रशासनिक कार्य किए गए, चाहे वो अपराध को रोकने को लेकर के हो या कई मुद्दों को लेकर के हो, तो उसपे ये सरकार जो वो सफल रही। जी जी, आपने एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर बड़ी बात कही है कि प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार काफ़ी सफल रही है, और सफल रही है इसी के लिए ही शायद लोग जो हैं अभी फिर से बीजेपी को चाहते हैं, शायद योगी को चाहते हैं, ये आपका कहना है बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, आप वक्त इतना दिए हम लोग को और बातचीत किए और काफ़ी सारे विषय पर चर्चा भी हुआ और आपने अपना मत भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइब टीवी से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।